आज का टॉपिक जो है हमारा वो है स्कैबीज, जो कि एक स्किन की डिसीज़ होती है। इसको हिंदी में खाज कहा जाता है या खुजली के नाम से भी जाना जाता है। स्कैबीज का दूसरा नाम जो है वो है द ईच भी कहा जाए। द ईच सिंपल अर्थ होता है खुजली, तो खुजली या खाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे बात करते हैं कि स्कैबीज जो है वो होता क्या है। तो स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक प्रकार का स्किन इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन मतलब होता है किसी आर्थ्रोपोड जो है या किसी पैरासाइट जो है इसका स्किन के ऊपर निवास करना और वहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है मतलब पोषण जो है वो प्राप्त करना, तो उसको ही इन्फेस्टेशन कहा जाता है। जबकि इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका बॉडी के अंदर प्रवेश करना और बॉडी में जाने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करना और ग्रोथ करना। यही चीज़ बॉडी के अंदर होती है तो इन्फेक्शन है, और यही चीज़ जो है वो स्किन के ऊपर होता है, मतलब बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर होती है, तो उसको इन्फेस्टेशन कहा जाता है। और कॉमनली जो इन्फेस्टेशन ज़्यादातर होता है वो किसी पैरासाइट का होता है कॉमनली, जैसे कि लाइस जो होते हैं, जुए जिसको कहते हैं, वो भी एक प्रकार का स्किन इन्फेस्टेशन होता है। तो ये भी ठीक किसी आर्थ्रोपोड्स या कोई इंसेक्ट जो है उसका एक प्रकार का स्किन इन्फेस्टेशन होता है, जिसके कारण से बहुत तेज खुजली होती है, मतलब ईचिंग होती है। और खुजली के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर छोटे छोटे रेड स्पॉट बन जाते हैं। एक तरह से रशेज जो होते हैं, जैसा कि गर्मियों के दिनों में बनते हैं रशेज, ठीक उस टाइप के छोटे छोटे रशेज बन जाते हैं या रेड स्पॉट बन जाते हैं, तो उसको ही स्कैबीज कहा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्कैबीज क्या होता है। तो अब बात करते हैं स्कैबीज जो है उसके कारण क्या है, कि किन कारणों से स्कैबीज होता है। ये मेनली जो होता है वो एक इंसेक्ट होता है जिसको सार्कोप्टेरा स्कैबाई कहा जाता है। इसका और नाम है दूसरा, वो है ईच माइट। तो एक प्रकार का माइट होता है या धून होता है, उसके कारण से ये सार्कोप्टेरा स्कैबाई या ईच माइट जो होता है वो बहुत ही छोटा धून होता है। नग्न आंखों से, मतलब सीधी आंखों से अगर देखते हैं तो वो वाइट कलर के छोटे से पिन पॉइंट होता है, मतलब पेन का एक डॉट है उसकी तरह दिखाई देता है। ये 8 लेग वाला, मतलब 8 लेग्स वाला एक आर्थ्रोपोड है। जैसे जुए जो होती है ठीक वैसी, लेकिन जूह जो होती है वो बड़ी होती है, वो हमें आंखों से दिखाई देती है, ये नॉर्मली आंखों से नहीं दिखाई देता। और इसमें भी मेल और फीमेल तो अलग अलग तरह के माइट होते हैं। इसमें फीमेल माइट जो होती है वो क्या करती है कि स्किन जो है उसको भेद कर उसके अंदर बिल बनाती है, बोरो बनाती है, और वहाँ पर वो रहती है, और वहाँ पर वो क्या करती है, अंडे देती है। एक माइट जो होती है वो लगभग अपने जीवन काल में 30 से 40 अंडे देती है। ये अंडे जो होते हैं वो लगभग 3 से 10 दिनों बाद इसमें से लार्वा निकलते हैं, और ये लार्वा जो होते हैं वो फिर स्किन जो है उसके ऊपर आकर फैलते, मतलब रेंगते रहते हैं। और यही लार्वा जो होते हैं या ईच माइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन से स्किन कांटेक्ट में आने पर क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकते हैं। तो ये तो हो गया ईच माइट जो होते हैं वो कि सार्कोप्टेरा स्कैबाई जो होते हैं वो क्या होते हैं। वो स्किन के अलावा ये जो सार्कोप्टेरा स्कैबाई होते हैं वो लगभग 3 से 4 दिन तक या 2 से 3 दिन तक अदर सरफेस जो होते हैं, जैसे कपड़े हैं या कॉम्ब है या बिस्तर है, वहाँ पर ये जिंदा रह सकते हैं। उसके ज़्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रहते। इनके जीवित रहने के लिए स्किन जो है वो होना आवश्यक है, क्योंकि स्किन से ये क्या करते हैं, पोषण जो होते हैं, न्यूट्रिएंट वो प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं स्कैबीज जो है वो फैलता कैसे है। तो मेन कारण जो होता है वो तो सार्कोप्टेरा स्कैबाई है। अब फैलता कैसे है ये, तो स्कैबीज जो होता है वो हाईली कंटाजियस डिसीज होती है। मतलब ये क्या होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर तेजी से फैलती है, और इसका फैलने का मुख्य जो जरिया होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। मतलब ये सीधा स्किन जो है, मतलब इन्फेस्टेड व्यक्ति जो भी है, मतलब जिस व्यक्ति को स्कैबीज हुआ है उसके साथ क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने पर या लंबे समय तक फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने पर फैल सकती है। इसके अलावा ये माइट जो होते हैं वो 2 से 3 दिन तक अदर सरफेस पर जिंदा रह सकते हैं स्किन के अलावा। तो उसके कारण से इन्फेस्टेड पर्सन जो भी है उसके कांटेक्ट में आए हुए आर्टिकल है, जैसे बेड है, उसका टॉवेल है या उसका क्लोथ जो है, उससे भी फैलने की संभावना रहती है। हालांकि इससे फैलने की संभावना थोड़ी कम रहती है, क्योंकि माइट 2 से 3 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, लेकिन उससे भी ये फैल सकता है। इसके अलावा कुछ संभावना एनिमल जो होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी ये हो सकती है, तो एनिमल जो होते हैं उसके कारण से भी ये डिसीज जो है वो ह्यूमन के अंदर फैल सकती है। उसकी भी संभावना हालांकि थोड़ी कम रहती है। मेन जो कारण होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका, वो होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट के कारण से। जैसा कि अगर देखें तो माता पिता में यदि स्कैबीज है तो उससे बच्चों में हो सकता है, या स्कूली बच्चे जो आपस में खेलते हैं उसके कारण से ये डिसीज जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकती है। या इन्फेस्टेड पर्सन जो होता है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने के कारण से भी ये माइट जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके अलावा पुअर पर्सनल हाइजीन व्यक्ति, जो उसकी पर्सनल हाइजीन जो होती है वो पुअर है, ऐसा व्यक्ति है, या कोई HIV का पेशेंट है, या बहुत ही ज़्यादा बीमार व्यक्ति है जो अपनी पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें भी ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं स्कैबीज के अंदर होता क्या है मेनली।
तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ईच माइट जो होते हैं, मतलब सार्कोप्टेरा स्केबाई, वो क्या करते हैं, फीमेल ईच माइट जो होते हैं वो स्किन के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर अपने अंडे या लार्वा देते हैं। अब ये लार्वा जो होते हैं या ईच माइट जो होते हैं वो जब स्किन से बाहर निकलते हैं या स्किन के ऊपर जब घूमते हैं, तो एक तो उसके कारण से, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि यही माइट जो होता है उसका माइट प्रोटीन एक सजेस्टिव है कि माइट प्रोटीन जो होता है विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि उनके गट जो होता है उनके अंदर प्रेजेंस रहता है। और ये जब माइट जो होते हैं वो स्टूल पास करते हैं स्किन के नीचे, तो वो प्रोटीन जो होता है वो क्या करते हैं, स्किन के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हो जाएगी, एक तो माइट जो होता है वो या लार्वा जब स्किन के ऊपर घूमते हैं उसके कारण से इरिटेशन पैदा करेंगे, और सेकंड चीज़ क्या होता है कि ये माइट प्रोटीन होता है, वो माइट प्रोटीन क्या होगा, स्किन के नीचे वो डिपॉजिट कर देंगे, जैसा कि वो बिल जब बनाएंगे उसके अंदर। अब ये क्या होगा कि यही जो माइट प्रोटीन जो होता है वो क्या करेगा, एक तरह से एंटीजन की तरह काम करेगा, हमारी बॉडी इसको क्या मान लेगी, एंटीजन मान लेगी, और एंटीजन मान के उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, वो एंटीबॉडी जो है उसका निर्माण कर देगी। मतलब एक तरह की क्या होगा जाएगी, ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, जैसा कि एलर्जी की कंडीशन के अंदर होता है, ठीक वैसा ही इसके अंदर भी होगा कि जो प्रोटीन डिपॉजिट करेंगे उसको ही बॉडी क्या मान लेगी, एंटीजन मान लेती है, और एंटीजन मान के उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी जो होता है वो निर्माण करती है। मेल इसके अंदर आईजीई जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी जो है उसका फॉर्मेशन होगा। आईजी जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो एलर्जिक रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यहाँ पर भी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। आईजी जो है उसके कारण से क्या होगा, वहाँ पर मेन सेल मीडिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, प्लस सेल के द्वारा होने वाला, और ये भी एक तो इमीडिएट होता है और एक डिलेड होता है। तो ज़्यादातर स्कैबिस के अंदर डिलेड टाइप का जो होता है वो सेल मीडिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। सेल मीडिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण से क्या होगा, वही चीज़ होगी कि वहाँ पर मास्ट सेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। जैसे मास्ट सेल जो है वो डैमेज होंगे तो उसके कारण से क्या होगा, वहाँ पर हिस्टामिन जो है वो रिलीज़ होगा। जैसा कि सेल मीडिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर ये क्या होता है, यही चीज़ होती है कि मास्ट सेल डैमेज होता है, उससे हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज़ होता है। अब ये जो हिस्टामिन जो होता है वो क्या करता है कि जहाँ एरिया पर रिलीज़ हुआ वहाँ पर क्या करेगा, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, और उस इरिटेशन के कारण से ही क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो हिस्टामिन के कारण से क्या होगी, ईचिंग होगी। तो साइन एंड सिम्टम अगर देखें कि स्कैबिस जो है उसके क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, तो मोस्ट कॉमन साइन जो होता है स्कैबिस का वो ईचिंग होता है, कि इसके अंदर क्या होता है, सीवियर ईचिंग होती है, खुजली आती है, बहुत तेज़ खुजली आती है। और ये ईचिंग जो होती है वो स्पेशली नाइट के टाइम बहुत ज़्यादा आती है। नाइट टाइम ज़्यादा आने का कारण जो होता है ऐसा होता है कि नाइट टाइम के क्या होता है, पर्सन जो होता है वो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है, और उसके कारण से उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि माइट जो होते हैं वो ज़्यादा घूमते हैं, और उसके कारण से ईचिंग जो है वो नाइट के टाइम ज़्यादा आती है। तो ईचिंग जो है वो आती है। ईचिंग के साथ साथ ही दूसरी चीज़ क्या होती है, स्किन के ऊपर रशेज जो है वो बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे टीनी रेड स्पॉट बन जाते हैं। रशेज बनने का कारण वही है कि यहाँ पर क्या होगा, सेल मीडिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है वहाँ पर, और उसके कारण से स्किन जो है उसके अंदर एक प्रकार से चेंजेस होंगे, मतलब डर्मेटोसिस हो जाएगा, स्किन के अंदर बदलाव होंगे, और उसके कारण से वहाँ पर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, रेड रशेज बन जाएंगे। ठीक है, और कंडीशन के अंदर यदि स्कैबिस जो होता है वो सीवियर हो जाता है तो उसको कहा जाता है क्रस्टेड स्कैबिस। क्रस्टेड स्कैबिस जो है वो हो जाता है। क्रस्टेड स्कैबिस के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, स्किन जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रशेस बन जाएंगे, और साथ ही वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया का इन्वेजन होगा, जहाँ से वहाँ पर पस जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और पस फॉर्मेशन के कारण से वहाँ पर पेस्टुल बन जाएंगे। जब पेस्टुल जो है वो फूटेंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, बाद में जाके पपड़ी बन जाएगी, मतलब एक तरह से क्रस्ट जो है वो बन जाएंगे, और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होगी वही क्रस्टेड स्कैबिस कहा जाएगा। ज़्यादातर क्रस्टेड स्कैबिस जो होता है वो HIV का जो पेशेंट होता है उनके अंदर होता है, या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन जो ले रहा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक बेड रिटर्न है और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ले रहा है, तो उन पेशेंट के अंदर जो है वो क्रस्टेड स्कैबिस होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा स्किन जो है उसके ऊपर एस शेप के बुरो जो होते हैं, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो फीमेल माइट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, स्किन जो है उसके ऊपर बिल बना के रहते हैं, और बिल बना के रहते हैं उसके कारण से स्किन जो है उसके ऊपर क्या दिखाई देते हैं, एस शेप के ब्यूरो जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। एस शेप के ब्यूरो जो होते हैं बिल, वो ज़्यादातर निप्पल जो होते हैं वहाँ पर, या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है जैसे पेनिस है, स्क्रोटम है वहाँ पर, विस्ट जो होती है वहाँ पर, फिंगर जो होते हैं वहाँ पर, फिंगर के बीच का जो स्पेस जो होता है वहाँ पर, इसके अलावा एक्जिला जो एरिया होता है, बटक्स एरिया जो होता है वहाँ पर वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये एक की भूरे रंग की धारियाँ जो है वो इसके अंदर दिखाई देगी। तो ये तो कॉमन इसके साइन एंड सिम्टम हो जाएंगे।
अब बात करते हैं स्कैबिस जो है उसका डायग्नोसिस कैसे करना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो नॉर्मल एक तो सिम्टम जो होते हैं, उसके जो सिम्टम आ रहे हैं उस सिम्टम के आधार पर एक तो डायग्नोस किया जाता है। सेकंड जो की जाती है वो होती है बोरो इंक टेस्ट किया जाता है। बोरो का मतलब होता है उसके बिल जो है उसकी इंक जो होती है उससे जांच की जाती है। तो इसमें क्या होता है, फाउंटेन पेन जो है उसकी इंक जो है उससे उस बोरो को रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद एक विशेष प्रकार की लाइट होती है, उस लाइट उसके ऊपर गिराई जाती है। लाइट गिराने पर एस शेप के बोरो जो होते हैं वो उसमें दिखाई देते हैं। हालांकि ये भी कंफर्मेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अधिकतर स्किन जो होती है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसके कारण से वो बोरो जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते। एक और जांच की जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसके अंदर क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, जो भी बोरो जो है उसकी स्क्रैपिंग की जाती है, मतलब उसको वहाँ से खुरेचा जाता है। उसके बाद उस खुरेच जो आई स्क्रैपिंग उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालने के बाद उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो क्या करेंगे, कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसके बाद वो जो बोरे होते हैं या उसको फिर माइक्रोस्कोप जो होता है उसके नीचे देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या होगा कि उसके अंदर ईच माइट जो है उसके बोरो जो है या ईच माइट जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये जो है वो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ये तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब जांचें क्या होती है उसकी वो हो गई। अब बात करते हैं हम स्कैबिस जो है उसके मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो स्कैबिस जो होती है उसके अंदर जो यूज़ की जाती है वो एंटी स्कैबिस क्रीम जो होती है वो काम में ली जाती है। ये एंटी स्कैबिस क्रीम जो होती है उसमें मोस्ट कॉमन जो काम में ली जाती है वो परमिथिन 5% जो है वो काम में ली जाती है। परमिथिन 5% जो है वो एक तरह से सेफ ड्रग होती है। बच्चों के अंदर भी, प्रेग्नेंट वुमेन जो भी है, लैक्टेटिंग मदर जो होती है, वो ओल्ड एज पर्सन होती है उनके अंदर भी। तो ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो परमिथिन 5% जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। परमिथिन 5% जो होती है वो क्रीम और लोशन के रूप में आती है। इसको लगाना कैसा है, तो नेक से लगाकर फुट तक पूरी बॉडी पर लगाया जाता है। पूरी बॉडी जो है उस पर लगाना है, ना कि जहाँ पर खुजली आ रही है वहाँ पर लगाना है। पूरी बॉडी में कोई भी एरिया जो है वो नहीं छोड़ना है। इसको नाखून जो होते हैं या फिंगर जो है उसके ऊपर भी लगाना है। फिंगर के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पर भी स्पेशली लगाना है। इसके अलावा स्किन के जो फोल्ड होते हैं, जहाँ पर स्किन फोल्ड हो रही है वहाँ पर स्पेशली इसको लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद फिर 8 से 14 घंटे तक इसको छोड़ देना है। ठीक है, और 8 से 14 घंटे बाद इसको फिर क्या कर लेना है, बॉडी को वॉश कर लेना है। इस दौरान यदि हैंड वॉश करते हैं या आर्म को वॉश करते हैं या हाथ पैरों को धोते हैं तो वापस परमिथिन 5% जो क्रीम है उसको वापस लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद 8 से 14 घंटे बाद उसको वॉश कर लेना है। तो एक तो परमिथिन 5% जो है वो काम मिल जाती है। परमिथिन 5% जो होता है वो सिंगल डोज जो है वही लगाया जाता है, मतलब एक सिंगल डोज जो है वही दिया जाता है। अधिकतर सिंगल डोज के अंदर परमिथिन जो होती है वो क्या करती है, ईच माइट जो है उसको मार देती है, मतलब उसको किल कर देती है। साथ ही साथ उसके जो एग और लार्वा जो होते हैं उसको भी ये किल करती है। तो सिंगल डोज जो है उसको लगाया जाता है। एक और चीज़ होती है कि इसको कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं सेकंड डोज के लिए, और ये सेकंड डोज जो होता है वो लगभग 3 से 7 दिनों बाद लगाया जाता है। और सेकंड डोज जो दिया जाता है वो प्रिकॉशन के लिए दिया जाता है कि कहीं एकाध इंच माइट अगर रह जाता है तो वो क्या कर सकता है, वापस जो है वो स्कैबिस प्रोड्यूस कर सकता है। सेकंड जो होती है इसके अंदर वो होती है आइवरमेक्टिन होता है। आइवरमेक्टिन जो होता है वो भी या तो टॉपिकल दिया जाता है स्कैबिस के अंदर, और सेकेंडरी कभी कभी आइवरमेक्टिन जो है वो ऑरल दिया जाता है। ऑरली ज़्यादातर दिया जाता है वो क्रस्टेड स्कैबिस की कंडीशन होती है, मतलब स्कैबिस बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर होता है, तो उस कंडीशन में आइवरमेक्टिन का ऑरल डोज दिया जाता है, वो भी सिंगल डोज ही इसमें दिया जाता है। टॉपिकल जो होता है वो भी इसमें काम में लिया जाता है, लेकिन ये 6 ईयर से बिलो चाइल्ड होते हैं या प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके अंदर ये अवॉइड किया जाता है, मतलब उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। इसके अलावा स्किन के ऊपर कहीं कट होता है तो वहाँ के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता है। तीसरा जो कुछ और क्रीम जो होती है वो इसमें काम में ली जाती है, वो होती है एक तो लिंडेन होता है, क्रोटामिटोन होता है, मेलाथियोन होता है। लेकिन ये सभी ड्रग जो होती है वो न्यूरोटॉक्सिक होती है, उसके कारण से इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये प्रेग्नेंट वूमन है, चिल्ड्रन है, या ओल्ड पर्सन होता है, या ज़्यादा बीमार व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर भी ये ड्रग जो होती है वो सूटेबल नहीं होती है, तो इसको कम ही काम में लिया जाता है। इसमें जो काम में ली जाती है इचिंग जो है उसको कम करने के लिए, तो इचिंग जो होती है उसको कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन जो है वो इसके अंदर डॉक्टर देते हैं। एंटीहिस्टामिन जो होता है वो क्या करता है, खुजली जो है उसको कम करता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें प्रोमिथिन जो होता है वो ईच माइट जो है उसको तो वो मार देता है सिंगल डोज के अंदर ही, लेकिन इसके जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम मतलब इचिंग जो है वो लगभग 4 वीक तक रह सकती है, उसको समाप्त होने में ज़्यादा टाइम लगता है, 4 सप्ताह तक का टाइम लग सकता है। खुजली को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन जो है वो दिए जाते हैं। अगली चीज़, खुजली को कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेस जो है
वो भी दिए जाते हैं। कोल्ड कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि बर्फ़ जो उसकी सिकाई की जाती है, मतलब बर्फ़ लेके उसके बाद जहाँ पर खुजली आ रही है उसको कंप्रेस किया जाता है। ये भी इचिंग जो है उसको कम करता है। तो ये तो हो गया इसका मैनेजमेंट। अब बात करते हैं स्कैबीज जो इसके प्रिवेंशन की। तो स्कैबीज जो इसको प्रिवेंट करने का सबसे पहला तरीका जो है वो है इन्फेस्टेड पर्सन जो भी है उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रखना है। सेकंड चीज़, इन्फेस्टेड पर्सन के जो भी आर्टिकल जो होते हैं जैसे उसके क्लोथ है, टॉवेल है या उसकी बेडशीट जो है उसको अलग बंद करके रखना है, दूसरे को कांटेक्ट में आने नहीं देना है। अगली चीज़, ये जो क्लोथ जो होते हैं या बेडशीट जो होते हैं उसको ब्राइट सनलाइट जो है उसके अंदर, तेज धूप के अंदर 36 घंटे तक सुखाना है। इसके अलावा उसके जो क्लोथ जो होते हैं जो वो कपड़े पहनता है उन कपड़े को, टॉवेल को गर्म पानी के अंदर धोना है और उसके बाद उसको धूप के अंदर सुखाना है। एज ए प्रिकॉशन, यदि घर में किसी एक व्यक्ति को स्कैबीज हो गया है तो डॉक्टर हो सकता है कि बाकी के जो व्यक्ति जो है परिवार के अन्य सदस्य उसको भी परमिथ्रिन 5% जो है वो लगाने की एडवाइस जो है वो दे सकते हैं ताकि उसको भी स्कैबीज जो है वो नहीं हो। तो ये स्कैबीज स्किन का एक इन्फेस्टेशन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्किन की एक और डिसीज पढ़ेंगे। थैंक यू।